नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। 39वां वीडियो लेक्चर हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 2-3 वीडियो लेक्चर हैं। इसमें भी 10 प्रश्न शामिल होंगे। इसका नाम हमने दिया है सर्वोच्च न्यायालय 1। इससे पहले केवल सर्वोच्च न्यायालय उसका नाम था। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। आरंभिक अधिकारिता का मतलब ये है कि ऐसे मामले जिन मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। 2-3 तरह के अधिकारिता की बात की गई है संविधान में। एक आरंभिक अधिकारिता जिसको मूल अधिकारिता कहा जाता है। दूसरी बात की गई है परामर्शदात्री, जिसमें कि परामर्श देने की बात की गई है। और एक अपीलीय, जिसमें अपील का मतलब शायद आप लोग समझते होंगे कि छोटे कोर्ट से, यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर उसके अलावा भी नीचे जो भी कोर्ट होती हैं, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इससे जो व्यक्ति असंतुष्ट है तो ऊपर हाई कोर्ट में जा सकता है, और इससे भी असंतुष्ट होने पर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ के फैसले से असंतुष्ट होने पर आदमी ऊपर के फैसलों, ऊपर के जो कोर्ट होते हैं उन पर अपील करता है कि मेरी सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हुई है, तो आप अच्छे से मेरी सुनवाई करिए, दोबारा मेरा जो केस है उसको देखिए। तो ऐसे जो मामले हैं उसको कहा जाता है अपीलीय अधिकारिता। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है उसमें पूछा गया है कौन सा केवल मूल अधिकारिता है, यानी ऐसा कौन सा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही केवल सुनवाई कर सकती है। आइए पहला सेंटेंस देखें, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस देखें, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तो राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद की स्थिति को सुनने के लिए हाई कोर्ट भी होता है, यानी हाई कोर्ट भी ऐसे विवादों को सुन सकता है। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो इसमें शामिल नहीं होगा, यानी कि आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता में दूसरा सेंटेंस शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट भी कर सकता है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच हुए विवाद, आपको मालूम होगा भारत में 2 तरीके के राज्य होते हैं। एक तो स्वतंत्र राज्य, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, आपका राजस्थान, गुजरात, और कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है, यानी वहाँ पे सेंट्रल का कंट्रोल होता है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हों। तो ऐसे विवाद की स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है? बिल्कुल सुनवाई तो कर सकती है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में नहीं आता। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तब ऐसी स्थिति में ये आरंभिक अधिकारिता में आता है। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि संघ राज्य क्षेत्र और भारत सरकार के बीच विवाद होती है तो ऐसी स्थिति में वो आरंभिक अधिकारिता नहीं है, लेकिन 2 राज्यों के बीच अगर विवाद है तो वो आरंभिक अधिकारिता है। यानी ऐसे मामलों की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन अगर देखें हम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 एवं 4, यानी सी। आइए देखते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया गया है कौन कौन सा आरंभिक अधिकारिता है, या इससे पहले मैं बताया कि मूल अधिकारिता और आरंभिक अधिकारिता सेम चीज है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये चीज आपको बताना है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति होती है। अनन्य का मतलब ये है कि केवल इसी के पास शक्ति है, यानी केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय के पास ही शक्ति है। अनन्य का मतलब यही है कि इसके अलावा किसी और न्यायालय के पास शक्ति नहीं है। तो पहला ही सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा और आर्टिकल 226 भी आपने पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकार के बारे में रीट जारी करने की शक्ति, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसके वो जो लिखा गया है आर्टिकल 32 में लिखा गया है, और 226 में ही भी सेम चीज लिखी गई है, लेकिन 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हमको हमारे मूल अधिकार का हनन होता है, तो हम हाई कोर्ट जा पाएंगे और
अगर 32 के तहत जाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या इसकी अनन्य शक्ति है, यानी केवल इसी के पास ये शक्ति है, तो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी ये शक्ति है। तो पहला ही सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा देखें, अंतर शासकीय विवादों की एवं मूल एवं अनन्य अधिकारता रखता है, ये सही है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारता रखता है। पहले भी मैंने बताया था सलाहकारी अधिकारता के बारे में, अर्थात राष्ट्रपति कानून से संबंधित कोई किसी विषय पर सलाह मांगे तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही मांग सकता है, हाई कोर्ट से नहीं मांग सकता। तो केवल और केवल ये अधिकारता उसी के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये अधिकार है कि वो ऐसे विषय पर राष्ट्रपति को सलाह दे, हाई कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ तक कि एक बात और बता दूं, हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई शक्ति भी नहीं है जैसे कि वो राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री आदि को सलाह दे, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही सलाहकारी अधिकारता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, बिल्कुल, ये अपने निर्णय को फिर से एक बार विचार कर सकती है और कई बार निर्णयों को बदलती भी है। तो इस तरीके से देखते हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी, यानी ऐसा कौन सा केस आया था जिसमें सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी, और कौन सी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोलकनाथ केस। दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथ केस में बनी थी। इसमें 11 जजों की टीम थी, 11 जजों की पीठ बैठी थी, जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का एक विवाद हुआ था जिस पर विचार किया था। इसके बाद अगर देखें, सबसे बड़ी खंडपीठ जो बनी थी वो केशवानंद भारती मामले में बनी थी, जो कि 1973 में आया था। इसमें 13 जजों की खंडपीठ थी, और जो गोलकनाथ वाला मामला था उसमें 11 जजों की खंडपीठ थी। तो हो सकता है कि जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न या फिर एक दो सेंटेंस में ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपको याद हो गया होगा, इसका आंसर होगा सी, केशवानंद भारती मामले। और इसमें मूल ढांचे का मतलब क्या है कि संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है वो असीमित नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन, ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। अब मूल ढांचे में कौन कौन सी चीजें शामिल है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बताने से उस समय मना कर दिया और बताया कि जब जब भी कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे केस आएंगे, तो हम फिर से बात करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी जो विशेषता है वो मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 334 और 334A और 332 को मिलाकर पढ़ना। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी एक फैक्चुअल प्रश्न है, बाकी इस डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको और भी आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है और लिखा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत, अपीलीय अधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री अधिकार के अंतर्गत, या इसके इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपीलीय अधिकार के अंतर्गत। इससे पहले मैंने बताया था अपीलीय अधिकार क्या है या अपील क्या होता है। अपील के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो छोटी अदालतें होती हैं वहां के फैसलों से जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था या गवर्नमेंट असंतुष्ट होता है तो उससे उच्च अदालत में जाकर के अपनी सुनवाई के लिए गुहार लगाता है। तो इस प्रक्रिया को अपील कहा जाता है। यानी अपील करना, जैसे आप क्रिकेट वगैरह में भी देखे होंगे कि जब जो खिलाड़ी होता है खेलता रहता है और ऐसा शंका जाहिर होता है बॉलर को कि अभी खिलाड़ी आउट हो चुका है या फिर कैच ले लिया गया है, तो वो अब एम्पायर से अपील करता है कि आप इसको आउट करार दीजिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं या फिर हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो अपील के माध्यम से जाते हैं। यानी जब छोटी अदालतें
कोई फैसला सुनाती है, उस फैसले से वो असंतुष्ट है, तो ऊपरी अदालतों में या तो हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, और कोई और कोर्ट हो सकता है जो कि उससे उच्च स्थान रखता हो छोटी अदालत से, तो उसको अपीलीय अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। अब अपीलीय अधिकार के अंतर्गत ये क्यों आता है? प्रारंभिक अधिकार यानी अधिकार क्षेत्र यानी मतलब मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्यों नहीं आता है, तो इस पर थोड़ा सा बात करें कि संविधान के व्याख्या की जो बात है वो बात इसलिए अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है क्योंकि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट भी कर सकती है, यानी संविधान के निर्वचन की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के पास भी है, अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है। तो जब लोग हाई कोर्ट से असंतुष्ट हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अथवा वो सीधे भी सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन इसकी प्रारंभिक अधिकारिता है क्या केवल इसी के पास ये शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के पास? तो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी ये शक्ति है। और दूसरी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ही अदालतें ऐसी हैं जो संविधान के व्याख्या संबंधित प्रश्नों पर विचार कर सकती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। आइए देखते हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार क्षेत्राधिकार रखता है, तो ऐसा है क्या? अभी हमने इससे पहले देखा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल और अपीलीय दोनों अधिकार क्षेत्र रखता है, तो ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, तो इस पर अभी विचार करते हैं, इसको पेंडिंग में रख लेते हैं। तीसरा देखें सी, यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, तो केवल जो लिखा है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या ये दो तरीके के अधिकार रखता है, अपीलीय और परामर्श संबंधी? तो नहीं, ये मूल अधिकार क्षेत्र भी रखता है, तो इस तरीके से सेंटेंस सी भी हो जाएगा गलत। सेंटेंस डी की बात करें, यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये सेंटेंस इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें परामर्श की बात नहीं की गई थी। अब परामर्श ये किसको देते हैं? परामर्श ये देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी कानून या तथ्य के विषय में जब सवाल या फिर कोई विचार मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर मुझे थोड़ा संदेह है, आप इस पर विचार करके बताएं, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ये परामर्श देते हैं, उसी को परामर्श वाला अधिकार कहा जाता है। अब दूसरी बात, परामर्श संबंधी अधिकार। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जगह पे हाई कोर्ट रहता, सुप्रीम कोर्ट ना होकर के यहाँ पे हाई कोर्ट रहता, तो हाई कोर्ट की स्थिति में कौन सा सेंटेंस सही हो जाता? यह हो जाता ऑप्शन बी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास मैंने पहले भी बताया है कि परामर्श संबंधी कोई अधिकार नहीं है, यानी वो राष्ट्रपति को या राज्यपाल को संविधान के विषय में या तथ्य कानून के विषय में कोई परामर्श नहीं दे सकते, ऐसा संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय सुनाती है और उस पर फिर से विचार करती है, तो उसके विषय में कौन कौन सा कथन सही है। पहला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विचार का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हमने राष्ट्रपति वाला भी एमसीक्यू कर लिया है, तो आपको जरूर ये चीज ध्यान में होगी कि इस बारे में न्यायालय के पास भी अधिकार है, न्यायालय के पास ही अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बिल्कुल अलग अलग और सटीक कार्य बताए गए हैं, जो जिसका कार्य है उसको वही करना है। तो पहला सेंटेंस तो गलत हो जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विचार का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरी बात देखें, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ये सेंटेंस पहली ही नजर में आपको लग रहा होगा कि यह सही है, और बिल्कुल ये सेंटेंस सही भी है। ऑप्शन सी की बात करें, मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, तो ये सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि कार्यपालिका का अंग है मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका है एक तरीके से कहें तो।
तो क्या कार्यपालिका का न्यायपालिका में कोई दखल है? बिल्कुल दखल नहीं है। तो इस तरीके से सेंटेंस सी भी गलत हो जाता है। अब सेंटेंस डी की बात करूं, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। जब ये सेंटेंस मैंने बता दिया सही है तो ये सेंटेंस गलत ही हो जाता है। यानी उच्चतम न्यायालय यदि कोई ऐसा निर्णय देती है जिस पर फिर से उसके पास ऐसा अपील आता है या फिर लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करिए, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार करती है और इसके लिए उसको किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाता है सही। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9वां। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण के बारे में आपको पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। अब ये सेंटेंस थोड़ा पढ़ने में आपको कठिन लग सकता है, लेकिन मैं अगर बहुत स्पष्ट और साफ साफ भाषा में कहूँ तो विधायिका यानी संसद जो कानून बनाती है या जो नियम बनाती है, जो विधि बनाती है, या फिर कार्यपालिका ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि संविधान सम्मत न दिखाई देता हो, तो वैसे कानून या नियमों पर सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका विचार कर सकती है। न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट दो चीजें मैंने प्रयोग की हैं आपके साथ। तो न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और छोटी अदालतें भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही आएंगी। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कार्यपालिक आदेशों के मतलब जो ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये देख सकती है कि न्याय कार्यपालिका ने और विधायिका ने जो कोई कानून बनाया है वो कानून संविधान सम्मत है कि नहीं। अगर ऐसा कानून संविधान सम्मत नहीं है तो उसे विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। विधि शून्य घोषित करने का मतलब ये है कि वो कानून मान्य नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10वां। भारत के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? अभी मैंने बता दिया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। वीडियो क्लासेस पे हम काम कर रहे हैं। करंट अफेयर क्विज डेली आता है और टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से लगाइए। अगर आप ज्वाइन करते हैं, कंप्लीट डिस्क्राइब टेस्ट सीरीज है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि अगर हम 2018-19 की बात करें तो 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। तो आप बिल्कुल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। इस कंटेंट का PDF पाने के लिए भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या ऐप में भी ये वीडियो आप देख सकते हैं और नीचे में PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे टेस्ट सीरीज के प्राइस को लेकर के थोड़ा सा संशय में है उनको मैं बता दूं कि अभी एक नया टेस्ट सीरीज आने वाला है जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, विदाउट डिस्क्रिप्शन टेस्ट सीरीज होगा, लेकिन उसका प्राइस जो होगा कम होगा। लेकिन जिसके पास भी पैसे हों और पैसों की समस्या ना हो वो डिस्क्रिप्शन वाला ही टेस्ट सीरीज बस ज्वाइन करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि डिस्क्रिप्शन वाले टेस्ट सीरीज को देने का क्या फ़ायदा होता है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर डिस्क्रिप्शन वाला नहीं ज्वाइन करते तो ये वाला ज्वाइन करिए जिसमें विदाउट डिस्क्रिप्शन होगा। क्वेश्चन उसमें भी अच्छे होंगे या कहें कि सेम क्वेश्चन भी होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।